आज हम कक्षा 11 में समुच्चयों के विभिन्न प्रकार पढ़ेंगे। इसके पहले हमने पढ़ा था समुच्चय सेट्स। तो इसमें हमने प्रस्तावना देखी थी। प्रस्तावना के बाद समुच्चय की संकल्पना क्या होती है, इसके बाद समुच्चय की परिभाषा का अध्ययन किया था। फिर समुच्चय का निरूपण कैसे किया जाता था ये सीखा था। निरूपण के बाद फिर हमने समुच्चय का संकेतन सीखा था। इसमें हमने समुच्चयों के संकेतन में समुच्चय कैसे बनाए जाते हैं ये भी सीखा था। इसकी दो विधियां थी, एक थी रोस्टर फॉर्म, एक गुण विधि थी, एक थी हमारी सूची विधि और दूसरी थी गुण विधि। ये दो विधियां हमने पढ़ी थी। अब आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो इनमें पहला समुच्चय हमारा आता है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है कि ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो, उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। या इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा असंभव गुण हो, असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त समुच्चय ही होता है। दूसरी परिभाषा ये भी है कि असंभव गुण द्वारा परिभाषित असंभव गुण द्वारा परिभाषित समुच्चय सदैव रिक्त समुच्चय होता है। अब आइए इसका उदाहरण देखें। उदाहरण ये है कि जैसे हमने कह दिया कि महिला विद्यालय में पुरुष या बालिका विद्यालय में बालकों का समुच्चय, बालिकाओं के विद्यालय में कह दिया जाए बालकों का समुच्चय, ये हमारा क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले कोई अक्षर नहीं आता है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से पहले आने वाले अक्षरों का समुच्चय ये हमारा क्या है? रिक्त समुच्चय है। इसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। और कह दिया जाए जैसे अंग्रेजी महीनों में एक महीने में 31 दिन से अधिक दिन होने वाले महीनों का समुच्चय, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार जो 12 महीने हमारे दिसंबर तक हैं,
इनमें कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें 31 से ज़्यादा दिन हों, इसलिए इसको हम रिक्त समुच्चय कहते हैं। जो असंभव हो, या कह दिया जाए 28 से कम दिन वाले महीनों का समुच्चय, तो 28 से कम कोई ऐसा महीना नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? रिक्त समुच्चय कहा जाएगा। तो इस रिक्त समुच्चय को हम नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट कहते हैं। इसके बाद आइए दूसरा समुच्चय हम देखते हैं। दूसरा समुच्चय हमारा है एकल समुच्चय। दूसरा समुच्चय हमारा है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय क्या है? एकल समुच्चय की परिभाषा ये है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक सदस्य हो, केवल एक सदस्य हो या अवयव हो, केवल एक अवयव हो, अवयव लिख दें या सदस्य हो, ये वस्तु हो, जो भी हो, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो, एक से अधिक न हो, उसे हम क्या कहेंगे? एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे हमारा ए है, दिया हुआ है x सच दैट x + 3 = 5। तो इसको जो हम हल करेंगे तो x + 3 = 5 है, तो x = 5 - 3 हो जाएगा। तो ये क्या लिखा जाएगा? x = 2। इसमें a आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। और पूछ दिया जाए कि भारत, और दूसरा उदाहरण है कि भारतवर्ष में महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय। तो हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति आज तक जो हुई हैं, प्रतिभा पाटिल हुई हैं। केवल ये एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव प्राप्त होता है, उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय के बाद आता है हमारा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या है? ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके। ऐसे समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों या सदस्यों को गिना जा सके, या सदस्यों की संख्या सीमित हो, या ये भी कह सकते हैं कि सदस्यों की संख्या सीमित हो। अगर सदस्यों की संख्या सीमित है तो उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे किसी विद्यालय में कक्षा है, तो कक्षा में विद्यार्थियों का समुच्चय, उसको हम गिन सकते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों का समुच्चय गिना जा सकता है। ये सब हमारे काउंटेबल हैं, इनको हम गणना में ले सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, इनकी एक हम लिस्ट बना सकते हैं, इनकी सूची बना सकते हैं। तो ये हमारे, इसको हम क्या कहते हैं? परिमित समुच्चय। इसे अंग्रेजी में फाइनाइट सेट कहते हैं। और दूसरा आता है, इसके बाद आता है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जो परिमित न हो। इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा समुच्चय
जो परिमित न हो या सदस्यों की संख्या सदस्यों या अवयवों की संख्या असीमित हो या अनकाउंटेबल हो, जिसकी गणना न की जा सके, जिनको गिना न जा सके, उन्हें हम कहते हैं कि ये हमारे क्या हैं, अपरिमित समुच्चय हैं। जैसे धन पूर्णांकों का समुच्चय, इनको नहीं गिना जा सकता है। ऋण पूर्णांकों का समुच्चय, इसको नहीं गिना जा सकता है। तो ऐसे समुच्चय जिनकी गणना नहीं की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। और जिसको गिना जा सकता है, इसको कहते हैं परिमित समुच्चय। हमारा जो रिक्त समुच्चय है वो परिमित समुच्चय के अंतर्गत आता है, क्योंकि रिक्त समुच्चयों में अवयवों की संख्या शून्य होती है, एक भी अवयव नहीं होता है, तो वो परिमित समुच्चय के ही अंतर्गत आता है। अगला है, इसके बाद हमारा 5वां नंबर है असंयुक्त, या इसे हम असंयुक्त कहें या इसका दूसरा नाम भी है विसंगीत। असंयुक्त या विसंगीत समुच्चय। इसकी परिभाषा क्या है, इसे डिसजॉइंट कहते हैं। ऐसा समुच्चय, इसमें है, इसकी परिभाषा है कि ऐसा समुच्चय जिसमें दो या दो से अधिक समुच्चय, इसे हम ये लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव उभयनिष्ठ न हो, उसे विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के लिए, उदाहरण हम लिख रहे हैं, उदाहरण में जैसे a बराबर अगर दिया है कि 2, 4, 6 और b बराबर दिया है 1, 3, 5, तो इन दोनों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ हमें नहीं मिल रहा है। तीसरा और ले लीजिए, जैसे c 7, 8, 9, इन तीनों में लिखा है 2 या 2 से अधिक, चाहे इन दोनों को लीजिए, इसमें भी उभयनिष्ठ नहीं है, चाहे इन दोनों को लीजिए, इनमें भी उभयनिष्ठ नहीं है, चाहे इन दोनों को लीजिए, इसमें भी उभयनिष्ठ नहीं है। जिसमें कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय होता है। आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, इसके बाद फिर देखेंगे। एक हमारी प्रमेय रह गई है रिक्त समुच्चय की, इसको हम बाद में सिद्ध करेंगे।